नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रेज़ा के बारे में। ये ऑटोमेटिक है और ये मैनुअल है, दोनों हम इस वीडियो में चलाएंगे। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ब्रेज़ा खरीदनी है तो क्या क्या चीज़ें ब्रेज़ा में आपको मिलेगी, क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें जिनकी उम्मीद आप ब्रेज़ा से ना करें तो बेहतर है। बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रेज़ा के क्या क्या है, चलिए वीडियो में पहले बात कर लेते हैं कि ब्रेज़ा में क्या सब चीज़ें हैं जो नहीं मिलती है, या अगर आप खरीदने जाएंगे तो कौन सी चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। सबसे पहली चीज़ की प्राइस। ब्रेज़ा अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपटीशन से ज़्यादा प्राइस में आती है। अगर आप फीचर्स और हर चीज़ को तोल मोल करेंगे तो ज़्यादा प्राइस में आती है। उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है, इसमें 1.5 लीटर का जो है पेट्रोल इंजन आता है, जो कि सेगमेंट में 1.2 लीटर के स्टैंडर्ड से हाई है। उसकी वजह से इस गाड़ी में टैक्स ज़्यादा लगता है। तो जब भी आप एक मारुति सुजुकी ब्रेज़ा खरीदते हैं तो टेक्निकली आप सरकार को ज़्यादा पैसा देते हैं, बजाय कि मारुति ज़्यादा पैसा दी। ऑब्वियसली मारुति भी पैसा ज़्यादा लेती है बिकॉज ऑफ द हायर इंजन कैपेसिटी, बट सरकार जो है वो उस पर और ज़्यादा टैक्स लेती है। फिर उसके बाद में इंजन ऑप्शन, एकमात्र इंजन ऑप्शन आपको मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। ये ना ही कोई टर्बोचार्ज इंजन है, ना ही कोई लोअर 1.2 जैसा कोई इंजन है, जो कि अगर होता तो ना सिर्फ टैक्स बचाता बल्कि उसकी खुद की वैल्यू कम होती, तो उससे और ज़्यादा प्राइजेज जो है कम रखने में मदद मिलती। ना सिर्फ वो, कोई भी डीजल इंजन ऑन ऑफर नहीं है और ना ही सीएनजी का ऑप्शन फैक्ट्री फिटेड है। उम्मीद ये की जा रही है कि मारुति जल्दी एक सीएनजी ऑप्शन के साथ में आएगी, बट कब तक आएगी ये कुछ पता नहीं है। फॉर्चुनेटली ये जो इंजन है ये दोनों पेट्रोल मैनुअल और पेट्रोल प्रॉपर ऑटोमेटिक के साथ में आता है। ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक के साथ में। चलिए फिर उसके बाद में है जो मटेरियल अंदर इस्तेमाल किया गया, मेरे को उससे प्रॉब्लम है। देखो, फिट एंड फिनिश लेवल तो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई इशू ऐसा कुछ नहीं है, बट जो टेक्सचर वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं जगह जगह पे, उनमें ऐसा लगता नहीं है कि ये गाड़ी जो है ऑलमोस्ट 12-13 लाख की है। वहाँ पे मुझे लगता है थोड़े और बेटर जो है टेक्सचर्स यूज़ किए जाने चाहिए थे स्पेशली, और ना सिर्फ टेक्सचर बल्कि ओवरऑल मटेरियल जो है जो जहाँ यूज़ किया गया। और ये सब अपडेट किया गया, ऐसा नहीं कि पहले वाले चलता रहा था, तो अपडेट किया ही गया था, तो थोड़ा सा टेक्सचर जो है उसमें इम्प्रूव जो है उसको किया जाना चाहिए था। हालांकि ऐसा कोई मारुति कार मुझे याद भी नहीं आती है जिनमें टेक्सचर जो है वो रिच यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, बट सेगमेंट में कई गाड़ियाँ हैं जिनका टेक्सचर बहुत अच्छा है। टेक फॉर एग्जांपल Hyundai वेन्यू है, चाहे कि सोनेट है, इवन XUV 300 का भी कई जगहों पे, हालांकि मिक्स एंड मैच है उसका भी, बट उसका भी कई जगहों पे टेक्सचर अच्छा है। टाटा नेक्सॉन और यहाँ पे ब्रेज़ा जो है ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि अरे ये क्या क्वालिटी दे रही है। मतलब ओवरऑल ऐसे क्वालिटी में ऐसा चीज़ नहीं है, जस्ट कि वो फील जो है ओवरऑल हाथ लगाने से या देखने से वो उतना बढ़िया नहीं आता है। हाँ, एक चीज़ अच्छी हो गई है, वो ये कि यहाँ पे गाड़ी को रिफ्रेश जरूर किया गया, मतलब ओवरऑल हर एक चीज़ को बदला जरूर किया। फॉर्चुनेटली पुराना वाला इससे भी बुरा था। अब कुछ 100 फीचर्स की बात करते हैं, मतलब ना ही वो पॉजिटिव में जाते हैं ना ही वो नेगेटिव में ऐसे जाते हैं। सबसे पहले आएगा सेफ्टी। देखो, गाड़ी मारुति की जितनी भी कार्स है उनमें ब्रेज़ा जो है उनमें काफ़ी हद तक सेफ़ कार में गिनी जाएगी, क्योंकि ग्लोबल सी जो प्लेटफॉर्म पे ये बनी है, जिस पे ऑब्वियसली एस-क्रॉस भी है, आपकी सियाज भी है, वो प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा प्रूवन प्लेटफॉर्म रहा है। इनफैक्ट ग्लोबल एनकैप की टेस्टिंग की अगर आप बात करोगे तो ये वाले प्लेटफॉर्म पे ब्रेज़ा को 4 स्टार मिले गए थे। हालांकि ग्लोबल एनकैप की इस, मतलब आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे एक दिन पहले से जो है उनकी रेटिंग के सिस्टम चेंज हो गए हैं, तो अब तक सारी रेटिंग जो है वो पुरानी हो गई है। बट स्टिल इस सेगमेंट में कुछ और गाड़ियां हैं जो कि इससे ज़्यादा सेफ रही है उसी रेटिंग सिस्टम में, जैसे कि आपकी XUV 300 और नेक्सॉन। तो 100 में मैंने डाला है। हाउएवर इस अपडेट के साथ में ब्रेज़ा के लोअर ट्रिम्स में सेफ्टी फीचर्स बढ़े हैं और इनफैक्ट टॉप एंड में भी 6 एयरबैग कर दिए गए हैं, तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी और सेफ्टी में ऐड ही करेगा, उसमें माइनस कुछ नहीं हो रहा है। मारुति ने किसी भी तरीके की कोई कॉस्ट कटिंग या कोई मटीरियल जो है वो काटा नहीं है वेट कम करने के लिए। फिर बात आती है कि अच्छी चीज़ें क्या है। अच्छी चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है फीचर में गाड़ी जो है बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, गाड़ी में आपको वॉइस कमांड मिल जाते हैं, स्टीयरिंग जो है उसका एडजस्टमेंट मिल जाता है टेलीस्कोपिक वे में, आपको मिलती है MID HUD, एक 9 इंच की बड़ी सी टच स्क्रीन जिसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों चलता है। हाउएवर वायरलेस तो नहीं चलता है, बट आपको वायरलेस चार्जिंग जो है वो नीचे देखने को मिल जाती है। ऑटोमेटिक AC जो है वो आपको मिल जाता है। HUD के खूब सारे कंट्रोल और मिलता है आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा, पार्किंग कैमरा है वो जो भी कह लो, तो आपको 360 डिग्री व्यू जो है वो यहाँ पे ये दिखा देता है। क्वालिटी ऐसे टॉप नॉच नहीं है, बट काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल लेवल्स जो है वो क्वालिटी के यहाँ पे हैं, और अलग अलग मोड ऑब्वियसली उसके साथ में देख सकते हैं आपको देखने हो तो बहुत सारे फील गुड फीचर्स यहाँ पे मिल जरूर जाते हैं। इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर है आपके पास में, यहाँ पे जो है सनरूफ है बच्चे सुखाने उगाने के लिए। प्लीज़ इसमें चलती गाड़ी में बाहर ना निकले, ये ऐसे बंद होती है एक बार में थोड़ा सा होल्ड करने पर। बट गाड़ी में कुछ चीज़ें रह भी जाती है, जैसे कि लेदर सीट्स आपको नहीं मिलती हैं, आपको वेंटिलेटेड सीट या इलेक्ट्रिक सीट जैसी चीज़ नहीं दी जाती है। आई थिंक इलेक्ट्रिक सीट तो चलो छोड़ो, लेदर सीट भी छोड़ो एक बार की, बट वेंटिलेटेड सीट ऐसी चीज़ है जिसकी आदत अगर आपको एक बार लग जाए छूटनी मुश्किल है।
फिर जो नेक्स्ट पॉजिटिव चीज़ है वो है एक साथ दो ब्रांड। जी हाँ, पहला ब्रांड मारुति सुजुकी और दूसरा ब्रांड ब्रेज़ा इटसेल्फ। ब्रेज़ा अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड जो है वो बन गया है और मारुति सुजुकी ब्रांड के साथ में ये इंश्योर कर सकते हो आपके मल्टीपल सर्विस सेंटर्स आपको मिलेंगे। वो पीस ऑफ माइंड रहेगी कि मेरी गाड़ी कहाँ सर्विस होगी, क्या होगी, वो टेंशन आपको लेनी नहीं है। उसके बाद में आपके पास में ब्रेज़ा जो ब्रांड वैल्यू है उसकी वजह से जो ओवरऑल गाड़ी की रिलायबिलिटी, रीसेल, उन सब में जो है वो एक्सीलेंस वाला लेवल वहाँ पे मिल जाता है। 1.5 इंजन जो है, ये 1.5 लीटर वाला NA इंजन, मेंटेनेंस में बहुत ही कम प्राइस इसकी आती है। जो 80 है उसको भी कोई खास मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड नहीं है, मैनुअल का तो खैर वैसे भी नहीं है। उसके बाद में फ्यूल एफिशिएंसी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। उसके बाद में आपको इंजन की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं कि कुछ खराबी हो जाएगी या पार्ट्स वगैरह बदलवाने पड़ेंगे। जो पार्ट्स चेंज होने का टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा जो है इंजन और गियरबॉक्स के साथ में। तो ये ओवरऑल जो ब्रांड वैल्यू के साथ में रीसेल और रिलायबिलिटी प्लस एफिशिएंसी वाला कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। फिर एक बड़ा पॉजिटिव है वो है स्पेस। ये ब्रेज़ा जो है वो स्पेस के मामले में आपको कम नहीं लगेगी किसी लिहाज से। आगे वाली ये जो सीट है ये 6 फुट के एक बंदे के हिसाब से सेट है और ये वाली जो है 5 फुट 8 इंच यानी कि मेरे हिसाब से सेट है। अगर 6 फुट का कोई बंदा आगे बैठा हो तो भी आपके पास में यहाँ डिसेंट स्पेस है। नीचे थोड़ी तरफ बैटरी जरूर आ जाती है वहाँ पे, बट वो आपको पाँव को रेस्ट करने में हेल्प ही करती है। यहाँ आपके पास डिसेंट स्पेस है। इनफैक्ट ये तो काफ़ी अंदर दब जाता है, बट यहाँ पे डिसेंट स्पेस आपके पास अवेलेबल है। ऊपर हेडरूम जो है वो भी अच्छा खासा अवेलेबल है, स्कूप जो यहाँ पे किया गया उसकी वजह से, और शोल्डर रूम वगैरह भी ठीक है। हाँ, सीट जो है ओवरऑल वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कुशनी कंफर्टेबल यहाँ लग रही है। आई थिंक थोड़ा बकेट टाइप होती तो कुछ और कंफर्ट किसी लोगों के लिए हो सकता था। रिक्लाइन वगैरह नहीं होती है, अनलाइक वेन्यू में रिक्लाइन होती है, बट फिर भी ओवरऑल कंफर्ट जो है वो डिसेंट है। बीच में अगर कोई बैठना चाहे तो हम थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे और थोड़ी सीट भी ऊंची सी है, तो उतना कंफर्टेबल तो नहीं है, बट बच्चों के हिसाब से सीट है। यहाँ पे 5 फुट 8 इंच के हिसाब से क्योंकि ये सीटेड है तो यहाँ और ज़्यादा यहाँ स्पेस अवेलेबल है और ऊपर भी जो है वो उतना स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो 3 लोग पीछे नहीं बैठ पाएंगे, 2 बच्चे और 2 बड़े और 1 बच्चा बैठ पाएंगे, बट ऐसा कंफर्ट जो है आपको कुछ ही और गाड़ियों में मिलता है। टाटा नेक्सॉन में मिलता है, XUV में भी इतना स्पेस आपके पास आता है, WRV में थोड़ा ज़्यादा था, बट वेन्यू और सोनेट में जो है इतना स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात होगी स्पेस की, काफ़ी अच्छा है और वो इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट बनता है। अब रियर में AC वेंट भी ऐड कर दिए गए हैं और एक टाइप C और एक टाइप A रेगुलर वाली ऐड कर दिया है। बहुत ही क्लेवर चीज़ की गई है और बहुत ही बढ़िया वेलकम चेंज है। और ऑब्वियसली आपके पास में यहाँ पे जुगाड़ तो है ही फिर ग्लास रखने का। तो आप ड्राइवर सीट से बात कर लेते हैं कुछ अच्छी चीज़ों की और कुछ सो चीज़ों की। सबसे पहले अच्छी चीज़ में आएगी गाड़ी की ओवरऑल राइड और ओवरऑल सस्पेंशन जिस हिसाब से ट्यून गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। इंडियन सड़कों के हिसाब से वो ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है। आपको ज़्यादा मतलब ये छोटे मोटे जो भी एंडुलेशन आती है, भले ही इनकी आवाज़ हल्की फुल्की अंदर आ जाए, वो जर्क अंदर नहीं आता है। और ख़राब सड़कों पे भी सस्पेंशन बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ जो है इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में है। सो चीज़ में आती है इसकी हैंडलिंग। मतलब अगर आप स्टीयरिंग अंदर छोड़ोगे तो उधर ही मुड़ता रहेगा। कुछ अभी हाई स्पीड तो ठीक है, स्लो स्पीड कभी कभी स्टीयरिंग वापस ही नहीं आता है। और साथ ही में ओवरऑल जिस तरीके की हैंडलिंग है, हाँ ठीक है, मतलब जिधर मोटर उधर ही जाएगी, ऐसा कुछ वेग टाइप का रिस्पांस नहीं है अलग अलग स्पीड्स पे। और लो स्पीड पे जो है काफ़ी लाइट है, उसमें भी कोई इशू ऐसा नहीं है। बट किसी भी तरीके से उसको मतलब अच्छी हैंडलिंग जो है उसकी कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता है। तो हैंडलिंग जो है वो 100 कैटेगरी में ही वहाँ पे रखी जाएगी। अब बात करते हैं कि जो नया अपडेट है, स्मार्ट हाइब्रिड आया। हालांकि ऑटोमेटिक के साथ में तो पहले ही आता था, बट ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ही चेंज कर दिया गया है। 6 स्पीड का गियरबॉक्स जो है अब यहाँ पे मारुति सुजुकी जो है वो ऑफर कर रही है ब्रेज़ा के साथ में। हमने XL6 के साथ में देखा था। और स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे आने लगी है। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक्चुअली एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इसमें एक 48 वोल्ट की बैटरी जो है वो लगाई जाती है। और ये बैटरी क्या करती है कि हल्का सा टॉर्क बूस्ट जो है दे देती है गाड़ी को जब जहाँ ज़रूरत होती है। अगर आपको देखना है कि वो टॉर्क बूस्ट कब कहाँ मिल रहा है, तो आप ये जो MID है इसमें भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखो, पहले मैं MID में सेट करता हूँ कहाँ पे आएगी। मोशन, टॉर्क, एक्सेलरेशन, इंजन, मोटर, ये देखो यहाँ वाली जो स्क्रीन है आप इसमें भी देख सकते हैं। और साथ ही में ये पर्टिकुलर जो HUD है इसमें भी आप देख सकते हैं कि पावर आ रही है कि जा रही है, क्या हो रहा है। और वो इन्फॉर्मेशन जो एकदम क्लियर है, आपको कुछ ऐसा नहीं है। हालांकि वो इन्फॉर्मेशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो अच्छा लगता है देखने में, तो वो वाली बात है। गाड़ी उसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी अच्छा देती है और थोड़ा सा पिकअप्स का बेटर हो जाता है। कितनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न करती है, वेल आप मान लो कि जो मैनुअल है उसमें हम लोगों को मिल रहा था लगभग अगर हम 90 चला रहे थे तो हमें ऑलमोस्ट 19-20 की फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न हो रही थी, जो कि गजब फ्यूल एफिशिएंसी, ऑलमोस्ट क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी के पास में। क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं इनकी 19.80 19.89 ऐसा है। 89 मैनुअल की, 80 ऑटोमेटिक की है। और जो लोअर वेरिएंट है उनमें मैनुअल के साथ में ऑलमोस्ट 20 की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी जो है यहाँ पे मारुति की है।
बट ये फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स जो हैं वो ऑब्वियसली बड़े हैं पुरानी वाली ब्रेज़ा के मुकाबले, और ऑल थैंक्स टू दी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। लेकिन बात ये आती है कि जो 6 स्पीड का गियर बॉक्स है वो कैसा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, साइड में रोक लेता हूँ, ये नारियल की दुकान जो है उसके आगे रोक लेता हूँ, और इसमें नारियल की दुकान का कोई रेफरेंस नहीं है, तो ऐसे मजाक करने के लिए आपको बोल दिया मैंने। अब यहाँ पे जो है गाड़ी जो है न्यूट्रल में है, आई विल पुट इट इन डी। आप चाहें तो एम में भी डाल सकते हैं, और उसके बाद में आप पैडल शिफ्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्नो वगैरह में आपको पिकअप लेना है, बहुत ही भाई क्या तेज़ लेके गया है, मतलब ऐसे अंदर तक हिल गया हूँ मैं। एनीवे, स्नोई कंडीशन में आपको जो है पिकअप लेना है तो आप जो है 2 पे भी पिकअप ले सकते हो, जिससे क्या होगा थोड़ा स्लो पिक करेगी गाड़ी और आपकी ट्रैक्शन लूज़ करने के चांसेस कम होंगे। हाउएवर हमारे यहाँ पे किसी भी तरह कोई बर्फ़ नहीं है, ऊपर से इंद्रदेव बहुत बढ़िया, इंद्रदेव नहीं सॉरी सूर्यदेव मेहरबान है और बढ़िया जो है वो गर्मी फेंक रहे हैं। इधर आपके बस में स्लोली पिकअप करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। एक ऑटो बस चला जाए, उसके बाद हम सेफ साइड में हो जाएंगे। ओके, तो इनिशियल पिकअप अगर आप ज़्यादा फ्लोर कर देते हो तो गाड़ी का जो है आरपीएम बहुत आगे चले जाते हैं, बट अगर आप प्यार से धीरे धीरे पिक करते हो तो देखो टॉक बूस्ट वहाँ पे आपको मिलता जा रहा है। स्लोली गाड़ी पिक करती है और गाड़ी 2000 आरपीएम पे इंजन पहुँचता है और तुरंत जो है गियर डाउन कर देता है, मतलब गियर अप कर देता है, आरपीएम डाउन कर देता है। तो प्यार से पिकअप लो, आराम से पिकअप ले रही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जब क्रूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्रूज़ कर रहा हूँ और ज़्यादा एक्सेलरेशन इनपुट नहीं आ रहा है, इंजन अराउंड 1700 आरपीएम के आसपास है और 72 समथिंग स्पीड है। मैंने अगर फ्लोर किया तुरंत रिस्पॉन्स आता है चेंज करने का, हालांकि टाइम लगता है क्योंकि इंजन में इतनी पावर नहीं है, इतना कोई खासा टॉर्क नहीं है, तो वो एक वक्त ज़रूर लगता है ओवरऑल उस स्पेस में आने के लिए, उस माहौल में आने के लिए। लेकिन अगर आपको एकदम से और ज़्यादा पावर चाहिए तो क्विकली आप जो है पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल करें, जो कि और ज़्यादा जल्दी गियर ड्रॉप करेगा और आप उसके बाद में जो है अपनी ओवरटेक वगैरह जो भी करना है जिसके लिए भी आपने जो है डाउन किया तो कर सकते हैं। अब पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल करने के लिए हर बार आपको एम में लाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। हाउएवर आपको वापस डी चाहिए तो आप इसे डी में आ गए। अब जो है गाड़ी के साथ में एक और अच्छी बात है कि जब मैनुअल में स्लॉट होती है तो अब शिफ्ट अपने आप नहीं करेगी। आप देखो 4th पे है, इनफैक्ट मैं 3 पे ले आया और अब गाड़ी अपने आप अप शिफ्ट नहीं करेगी, रेड लाइन होने तक चली जाएगी, मतलब वो उसको वो मंजूर है रेड लाइन होना, बट अपने आप जो है अप शिफ्ट होना मंजूर नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ यहाँ पे। और इंजन मतलब ठीक है, नॉइज़ेस वगैरह अंदर आने लग जाती है सर्टेन पॉइंट के बाद में, बट किसी भी तरीके से कोई जो है, अब आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट मैं पहुँच रहा हूँ गलत स्पीड्स पे आरपीएम तो ऊपर जा ही रहे हैं, गलत स्पीड पे मैं पहुंच रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है आपके पास में इंजन ऑलमोस्ट 6000 आरपीएम तक जाता है, उससे आगे भी जाता है और फिर भी गियर शिफ्ट जो है वो अपने आप नहीं करता है, अनलेस आप डी में डाल दो, जो मैंने आप कर दिया। तो फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी जो है आपको 1 km/h कम मिलनी चाहिए, बट सिंस दिस इज़ एन ऑटोमेटिक आपका हल्का सा एक्स्ट्रा पेडल इनपुट जो है फ्यूल एफिशिएंसी और ज़्यादा ड्रॉप करेगा। तो आपको जो है पेडल पे बहुत प्यार से रहना पड़ता है, तभी जाके वो फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। अगर आप मतलब हैवी ऐसे पुश करेंगे, एकदम ट्रैफिक लाइट से भागना है आपको, बहुत ज़्यादा ओवरटेकिंग वगैरह करनी है, तो फिर मामला जो है फ्यूल एफिशिएंसी के चक्कर में ड्रॉप हो सकता है। तो ये वाली चीज़ें हैं, बट ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रिलायबल सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। हाँ, फन टू ड्राइव नहीं है, कोई ऐसा अतरंगी पावर नहीं निकलती है, बट एज अ फैमिली पर्सन अगर आप देखें तो वो लिहाज से जो है इंजन काफ़ी अच्छा है और नॉइज़ वाइब्रेशन हार्शनेस काफ़ी अच्छे से कंट्रोल है। इनफैक्ट इंजन की नॉइज़ वगैरह 4000 आरपीएम से ऊपर जाने पर ही आती है, वरना कुछ भी ऐसी नॉइज़ वगैरह जो है वो नहीं क्रिप इन होती है, विच वॉज नॉट द केस विद मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा डीजल। उसकी बढ़िया आवाज़ अंदर आती थी, वाइब्रेशन भी आते थे, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। एक चीज़ आई बिलीव मारुति ने थोड़ी सी चेंज की हो उनके डैशबोर्ड वगैरह, क्योंकि उन्होंने बदल दिए हैं, तो अंदर से जो वो चूँ चाँ की आवाज़ आती थी, द सिग्नेचर चूँ चाँ आवाज़, तो वो जो है आई बिलीव अब नहीं आएगी आफ्टर सम टाइम, लाइक 10-15 हज़ार किलोमीटर, तो बेटर है। अगर उन पर भी काम किया गया तो विद दैट विल बी वेरी वेलकम चेंज, बट वो हम तभी क्लेम कर पाएंगे, मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं गाड़ी खुद उतनी चला लूँ। अब देखो 15,000 तो पता नहीं मारुति कभी देगी नहीं देगी लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, कुछ कंपनीज दे देती है, बट किसी ओनर की 15-20 हज़ार चल जाए, उसके बाद में हम जो है आपसे उनसे रिपोर्ट लेके बता देंगे। तो ये बातें हैं फिलहाल। आई एम हैप्पी विद द गियर बॉक्स। 100 के आरपीएम तक जाते जाते क्या आरपीएम पे रहता है वो जानना है आपको, 100 की स्पीड पे जाते जाते, तो वो भी मैं बता देता हूँ यार, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आप देखो धीरे धीरे हम लोग जो है 100 की अलाउड स्पीड को टच कर रहे हैं। ये डिजिटल स्पीड बताता है ना, ये कहीं तो डिजिटल स्पीड नहीं, डिजिटल स्पीड कहीं नहीं बताता है, तो यहाँ पे जो है वहाँ बताता है डिजिटल स्पीड MID HUD में। तो ये 100 आरपीएम 100 की स्पीड हम टच कर गए हैं, इट्स ऑलमोस्ट 2000 आरपीएम, मतलब ना 2000 आरपीएम पहुँचा है ना जो है नहीं पहुँचा है, ऐसा भी नहीं कह सकते,
ऑलमोस्ट क्लोज टू 2000 RPM ये वाली स्पीड यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, विच इज़ अ नाइस थिंग। बाकी सब चीज़ें सेम, ब्रेकिंग सब सेम, उसमें कोई इशू नहीं है। ब्रेकिंग के मामले में ना थोड़ा सा मुझे लगता है मतलब एकदम से ऐसे अलग से ब्रेकिंग है, बट अच्छी बात ये है कि वो ब्रेक काम करते हैं और फोर्ड जैसे सेटअप की ऐसा कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है ऑनेस्टली। तो जी ये सब कुछ है ब्रेज़ा के बारे में मेरे इंप्रेशंस। अभी आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपडेट तो यहाँ हो गया है ब्रेज़ा का, प्राइजेस जो हैं बढ़ गई है, लेकिन फीचर्स भी बढ़ गए हैं, कंपटीशन के बराबर आ गई है। तो आई एम श्योर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा कि ब्रेज़ा लेके वेन्यू लेके नेक्सॉन लेके XUV लें, या अगर आपको अभी भी याद हो तो WRV भी आती है या वो लें, तो आपको कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब प्रॉपर बात करनी है, कंसल्टेशन लेना, तो जॉइन बटन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेज़ा की ऑफिशियल जो एक्सेसराइज पैकेज है, जिनको मेट्रोस्केप, टेरास्केप कहा जाता है, उनके बारे में जानना है तो आई बटन पे जो है यहाँ पे लिंक्स दी गई है, वो आप देख सकते हैं। बाकी अगले वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।